वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड आर ज्ञानोदय। तो फ्रेंड, इस समय हमें थोड़ा खुशी की बात यह है कि अभी तक हमने जो लॉकडाउन की सिचुएशन को झेल रहे थे, घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, उससे हमको थोड़ा रिलैक्स मिला है। और लॉकडाउन का चौथा चरण कंप्लीट होने के बाद जो यह पांचवा चरण लागू हुआ है, जिसका नाम क्या है, अनलॉक 1। इसमें हमें छूट तो मिली है, पर इतना छूट नहीं मिली कि हम किसी भी तरह कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, इसमें हमें यह छूट मिली है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक कहीं भी जा सकते हैं। परंतु हमें अपने पूरी सिक्योरिटी के साथ, जैसे कि हमने लॉकडाउन में जो नियमों का पालन करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का है और सैनिटाइजर का यूज करते थे, मास्क यूज करते थे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या कहीं भी जाने पर, वही नियमों का पालन करते हुए हमें अब कहीं भी आने जाने की छूट मिल गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को जो 2 महीने से हम लोग अपनी पढ़ाई में थोड़ा हम लोग के इफ़ेक्ट पड़ा है, उसको हमारे अब 1 महीने का हम लोग को वक्त है, क्योंकि इसका सेकेंड चरण जो है जुलाई में जो आएगा, उसमें हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब फिर से रीओपन हो जाएंगे और हमारी पढ़ाई भी एकदम पहले जैसे स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अब यही 1 महीने में हम जो भी कुछ पिछला है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। और इसीलिए दोस्तों, हम अपने चैनल स्टडी वर्ल्ड या ज्ञानोदय के माध्यम से नए नए साइंस और इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक्स लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठोसों तथा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो दोस्तों, ये तो हमारा पार्ट 1 है और इसका हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो चलिए फ्रेंड, अपने कलम को स्टार्ट करते हैं शून्य से शिखर की ओर। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यह समझते हैं कि ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऊष्मा दी जाती है या उसे गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। तो किसी भी पदार्थ के इस प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यह पदार्थ अगर ठोसों में यह प्रसार होगा तो ठोसों का में ऊष्मीय प्रसार कहेंगे, द्रव में होगा तो द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। ठोस, देखिए, प्रायः सभी ठोस गर्म किए जाने पर फैलते हैं तथा ठंडा किए जाने पर सिकुड़ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, धातु की एक गेंद है, इसे सामान्य ताप पर एक छल्ले में डालने पर ये दूसरी ओर निकल जाती है, परंतु यदि इसे गर्म किया जाता है तो यह इसी छल्ले से दूसरी ओर नहीं निकल पाती है। इससे स्पष्ट होता है कि गर्म किए जाने पर धातु के सभी दिशाओं में प्रसार होता है। तो इसीलिए प्रसार होता है, इसीलिए यह दूसरी ओर नहीं निकल पाती है। तो ठोसों के इस प्रसार को ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं। भिन्न भिन्न ठोसों में ऊष्मीय प्रसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक ही लंबाई के 2 छड़ ले लेते हैं, 2 धातु की छड़, एक तांबे की छड़ ले लेते हैं और एक लोहे की छड़ ले लेते हैं। इन दोनों छड़ को एक दूसरे से स्पर्श करके रिवर्स से जोड़ देते हैं। अब देखिए, सामान्य ताप पर तो ये अभी सीधी है एक दोनों, लेकिन जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, इसमें प्रसार होता है। तो प्रसार होता है तो ये मुड़ जाती है और मोड़ के ऊपरी ओर तांबे की छड़ होती है और भीतर की ओर लोहे की छड़ होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक सामान्य ताप से गर्म किए जाने पर लोहे में ऊष्मीय प्रसार की अपेक्षा तांबे में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। इसमें सामने दिखाई दे रहा है, देखिए, ऊष्मा दिए तो ये क्या हुआ, लोहे की छड़ नीचे की ओर है और ऊपर की ओर तांबे की छड़ है। अब देखिए, यदि इसी को हम एक सामान्य ताप यानी कमरे के ताप, रूम टेम्परेचर से कम ताप पर ठंडा करें तो ये विपरीत दिशा में मुड़ जाती है।
यानी कि देखिए इसमें तांबे की छड़ में जितना अधिक प्रसार होता है उतना ही अधिक उसमें सिकुड़न होती है। तो जब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर उसे ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो अधिक सिकुड़ती है तांबे की छड़ लोहे की अपेक्षा, और ये विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर की ओर लोहे की छड़ हो गई और नीचे की ओर तांबे की छड़ हो गई। तो ये हुआ ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए अपवाद देख लेते हैं। अपवाद, एक्सेप्शन। देखिए कुछ पदार्थ कुछ विशेष अवस्थाओं में ऊष्मा पाकर सिकुड़ते भी हैं, जैसे कि देख लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल तथा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 142 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिल्वर आयोडाइड को गर्म करने पर सिकुड़ते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। सभी में प्रायः तो ऊष्मा पाकर वो प्रसार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जल 0 से 4 डिग्री तक तथा 80 से 142 डिग्री तक सिल्वर आयोडाइड को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं। अब देखिए ठोसों में 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है, क्योंकि देखिए ठोस का आयतन तथा आकार निश्चित होता है। यदि हम किसी घनाकार ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है एक समान रूप से। परंतु यदि हम किसी धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो उसमें उसकी चौड़ाई तथा मोटाई में प्रसार उसकी लंबाई में प्रसार की अपेक्षा बहुत कम होता है, अतः नहीं के बराबर होता है उसमें चौड़ाई और मोटाई में प्रसार। तो हम यह मान लेते हैं कि किसी धातु की छड़ को गर्म करने पर उसमें केवल लंबाई में वृद्धि होती है या प्रसार होता है। तो देखिए 3 प्रकार का होता है प्रसार। पहला रेखीय प्रसार। जब किसी धातु की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में जितना प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार या दैर्घ्य प्रसार कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार जब हम किसी आयताकार पटल, यानी कि जैसे कि कोई आयताकार चादर ले लेते हैं धातु की, जैसे कि कोई जो टीन का बॉक्स बनता है ना, उस टीन को ले लेते हैं तो उसकी मोटाई इतना कम होने के कारण उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई में प्रसार होता है, अर्थात उसका क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो आयताकार पटल के गर्म करने पर या उसको ऊष्मा देने पर जो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये जिस प्रकार आयताकार पटल को गर्म किए तो उसमें लंबाई और चौड़ाई में प्रसार हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी घनाकार ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों में एक समान रूप से प्रसार होता है, अतः उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन में इस प्रकार के प्रसार को ठोस का क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। अतः ठोस में 3 प्रकार का प्रसार होता है। कौन कौन होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए दोस्तों, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो उसमें उसकी लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई तथा ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे देख लीजिए कि मानक ये प्रारंभिक लंबाई, छड़ की प्रारंभिक लंबाई L है तथा लंबाई में वृद्धि हो गई डेल्टा L है। ताप वृद्धि डेल्टा T है। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगी धातु की छड़ की,
कुल लंबाई हो जाएगी L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। तो इस प्रकार से छड़ की जो लंबाई में वृद्धि डेल्टा L है वो किसके प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है, प्रारंभिक लंबाई तथा ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है, इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा इंटू L इंटू डेल्टा T, जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है जो कि छड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अतः रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा यानी कि लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। ये हुआ, ये क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। यदि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाए छड़ में तो देखिए तब उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा L अपान L इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपान L हो जाएगा। अतः अब इसे एक परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि यदि किसी धातु की छड़ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक उसके लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी रेखीय प्रसार गुणांक में बताया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके छड़ की प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में है, किसी पदार्थ के पटल यानी कि आयताकार चादर हो का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल यानी कि लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसे कि यह आयताकार है, इसमें देखिए लंबाई में भी वृद्धि होती है गर्म करने पर, चौड़ाई में भी यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो मान लीजिए कि प्रारंभिक क्षेत्रफल A है और क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा L है, डेल्टा A है तथा ताप वृद्धि क्या है, डेल्टा T है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल A इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ये हुआ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। माना कि किसी ताप पर किसी वर्गाकार पटल का प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है तथा उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। तो उसका देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसका प्रारंभिक में प्रत्येक भुजा इतना थी 1 थी। और देखिए अब देखिए अल्फा उसमें बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ।
तो देखिए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि डेल्टा ए। तो देखिए 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया और डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा प्लस ए स्क्वायर, ओ सॉरी अल्फा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए इक्वल टू 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है यानी कि 0 के करीब होता है, इसलिए अल्फा स्क्वायर का मान और भी कम होगा। अतः अल्फा स्क्वायर को छोड़ने पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अब देखिए अल्फा स्क्वायर को छोड़ दिए तो ताप में वो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए इक्वल टू 2 अल्फा हो गया। अब देखिए इसलिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी हो गया। जहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए इक्वल टू क्या है, 2 अल्फा है, अपान क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 है, इक्वल टू ताप में वृद्धि क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हुआ, इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा। अतः क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा ये हुआ। अतः क्या हुआ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। अब देखते हैं आगे आयतन प्रसार गुणांक। किसी भी ठोस का आयतन प्रसार गुणांक उसके पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप वृद्धि में भी निर्भर करता है और प्रारंभिक आयतन में भी। तो देखिए किसी पदार्थ के पिंड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक गामा कहते हैं। मान लीजिए कि किसी घन का प्रारंभिक आयतन क्या है, v है, तथा ताप में वृद्धि डेल्टा t है। ताप में वृद्धि मान लीजिए डेल्टा t है तथा उसका आयतन में वृद्धि क्या हो जाएगी, डेल्टा v। तो देखिए, तो आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू हो जाएगा प्रारंभिक आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि अर्थात गामा इक्वल टू हो जाएगा आयतन वृद्धि डेल्टा v अपान प्रारंभिक आयतन क्या है, v इंटू ताप वृद्धि डेल्टा t, ये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आयतन प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देखिए दोस्तों, माना किसी ताप पर किसी घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन क्या है, आयतन यानी कि प्रारंभ में भुजा 1 सेंटीमीटर है और प्रारंभिक आयतन उसका क्या हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर और उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। अब देखिए
माना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 प्लस अल्फा हो जाती है, 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर हो जाता है। तब देखिए नए ताप पर घन का आयतन क्या हो जाएगा नए ताप पर 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब, इतना हो जाएगा। अब देखिए तब देखिए घन के आयतन में वृद्धि क्या होगा, जब नया घन बना है तो नए घन का आयतन तथा प्रारंभिक आयतन में से घटा देंगे तो आयतन में वृद्धि आ जाएगी, यानी कि डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1 हो जाए, क्योंकि प्रारंभिक में आयतन 1 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसे ए मत समझना, ये अल्फा है। तो देखिए इसको करने पर डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अल्फा का मान 1 से बहुत कम ऑलरेडी है, तो अल्फा स्क्वायर तथा अल्फा क्यूब का मान और भी कम होगा, यानी ये लगभग 0 के करीब होगा। इसलिए इसके अल्फा स्क्वायर तथा अल्फा क्यूब को छोड़ भी सकते हैं। तो इसको छोड़ने पर आयतन में वृद्धि क्या होगी, डेल्टा V इक्वल टू 3 अल्फा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आयतन में वृद्धि डेल्टा V इक्वल टू तो 3 अल्फा हो गया। अब देखिए आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो डेल्टा V का मान क्या है 3 अल्फा है, 3 अल्फा, और जो प्रारंभिक आयतन क्या है 1 घन सेमी, और ताप में वृद्धि क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा, यानी कि गामा आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा, ये हो गया। अब देखिए रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात। तो दोस्तों देखिए तीनों में अनुपात क्या है देख लेते हैं। चूंकि देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा तथा आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, 3 अल्फा। इसलिए अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा रेशियो 2 अल्फा रेशियो 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 to 3, यानी कि 1:2:3 होगा। ये तीनों में रेशियो है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन डेली लाइफ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। जैसे कि रेल की पटरी बिछाते समय क्या होता है, उनके गाटरों के बीच स्थान छोड़ दिया जाता है बीच में। यदि स्थान न छोड़ा जाए उनके पटरियों के बीच, जैसे ये है पटरी के बीच स्थान न छोड़ा जाए, तो इनको जब गर्मी में ये फैलते हैं, इनमें प्रसार होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, जिससे कि रेलगाड़ी पलटने का डर होता है। इसलिए इसमें स्थान छोड़ दिया जाता है। और देखिए जैसे कि पुल बनाते समय गार्डरों के एक सिरे को कसते हैं तथा दूसरे सिरे को उसको बेलन पर ऐसे
स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मी में प्रसार होने पर वह स्वतंत्र रूप से बढ़ सके। और देखिए नेक्स्ट, जैसे कि घर में अंगीठी होती है, जाड़े के दिन में जो अंगीठी यूज करते हैं, उस अंगीठी में जो छड़ लगी होते हैं उसको भी स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जब वो हीट होती है तो उसमें प्रसार होता है। अगर उसे स्वतंत्र रूप से न रहे तो उसकी छड़ क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। और देख लीजिए इसी प्रकार देखिए और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी कांच के बॉटल में कोई कार्क फंस जाए तो उसको उसके गर्दन को हीट कर देते हैं तो कार्क निकल आता है। इसमें भी ऊष्मीय प्रसार का ही यूज है। और देखिए जैसे कि वो है, किसी मोटे कांच की गिलास में अगर उबलता हुआ जल डाल दिया जाए तो कांच की गिलास क्या हो जाती है, चटक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गर्म उबलता हुआ पानी डालते हैं तो उसके अंदर का जो कांच होता है वो प्रसार करने लगता है, जबकि कांच मोटा होने के कारण बाहरी सतह में इतना जल्दी प्रसार नहीं होता और अंदर के प्रसार होते हुए कांच बाहर के प्रसार में दबाव डालते हैं और चटक जाता है। जबकि यदि यही गिलास है, मान लीजिए कांच के गिलास में, ये इसी में अगर हम चम्मच डाल देते हैं, ये चम्मच डाल देते हैं तो ये नहीं चटके, क्योंकि इसकी कुछ ऊष्मा क्या होता है चम्मच में तुरंत एक्सेप्ट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए यहीं तक ठोसों तथा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार का यह पार्ट 1 है। अब आगे हम देखेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। अभी तक हम क्या देखे थे, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ यार लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशनल है। तो चलिए आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।